नमस्कार, ज्ञान विविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का पाठ 14 है। पाठ का नाम है आखिरी चट्टान और इसके लेखक है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश का थोड़ा जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जन्म 1925 ईस्वी में, मृत्यु 1972 ईस्वी में। नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकोपार्जन के लिए और यह जीवन यापन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी, मतलब पढ़ाने का कार्य भी किया। इस प्रसंग में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन भी उन्होंने, कौन सी पत्रिका का किया था? सारिका का संपादन किया था। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया। 3 दिसंबर 1972 में को नई दिल्ली में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में हमने पढ़ा जन्म कहाँ हुआ था, शिक्षा कहाँ पे की, कौन अध्यापक, कौन से कार्य किए उन्होंने। इस प्रकार से ये आया उनका जीवन, संक्षेप में जीवन परिचय। अब उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। उपन्यास में है अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। ये तो हो गए उनके उपन्यास। कौन कौन से? अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, ये तो उपन्यास हो गए उनके। नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरू के राजहंस, आधे अधूरे, ये हो गए नाटक। कहानी संग्रह में आता है क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ, ये हो गई कहानी संग्रह। निबंध संग्रह में परिवेश, भ्रमण वृत्तांत है आखिरी चट्टान जो आज हम पढ़ेंगे। ये हो गई उनकी प्रमुख रचनाएं। पाठ का परिचय इस प्रकार से है। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा से स्मरण, मतलब यात्रा से संबंधित है। ये दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच, कब का समय है? दिसंबर 1952 से 1953 के बीच का समय है। मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। कहाँ से की थी? गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। क्योंकि ये यात्रा वृत्तांती है ये, इसलिए ये यात्रा कहाँ की लेखक ने? गोवा से कन्याकुमारी तक की थी। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण ये यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठकों के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। अर्थात इतनी समझ, भाषा इतनी संक्षेप में और मतलब पाठकों को समझाने वाली है कि पाठकों उसे आराम से समझ जाते हैं। कन्याकुमारी के सूर्यास्त, मतलब इसमें कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का भी अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ के अनुपम विशेषता मानी गई है कि कन्याकुमारी में सूर्यास्त किस प्रकार से होता है और सूर्योदय किस प्रकार से होता है, उसका भी उन्होंने अपने इसमें किया है। मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया और ऐसा लगता है कि जैसे लेखक ने कलम से ही प्रकृति का चित्रांकन कर दिया है। अब है पाठ का विस्तार से। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि मानी है। मतलब लेखक क्या कहता है कि कन्याकुमारी है वो सूर्योदय और सूर्यास्त की क्या मानी जाती है? भूमि मानी जाती है। केप होटल के आगे बने बार टेक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर, मतलब वो चट्टान, लेखक है वो चट्टान के ऊपर खड़ा है होकर में देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देख रहा था। मतलब लेखक है वो आप भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को क्या कर रहा था? वो देख रहा था। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। लकीरें कैसे चमक रही थी? सफ़ेद और लाल लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर, ये सागरों के नाम है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल से ही वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने क्या लगाई थी? समाधि लगाई थी। कौन से महासागर पर? 3 महासागर थे, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। इन तीनों के संगम स्थल पर ही स्वामी विवेकानंद ने क्या लगाई थी? समाधि लगाई थी। हर तरह से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थिति सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास स्याह चट्टानों से टकराए थे। लेकिन क्या कर रहा है कि हिंद महासागर की जो ऊंची ऊंची लहरें थी वो चट्टानों से क्या कर रही थी? टकरा रही थी।
बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। मतलब जब वो लहरें आती थी तो इस प्रकार वो जालियों की आकृति बन जाती थी। मैं देख रहा था, लेखक क्या कर रहा है कि मैं उनको देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस, मतलब अपने मन से उनको क्या कर रहा था, अपने दिल से उनको महसूस कर रहा था। उन लहरों को महसूस कर रहा था कि शक्ति का विस्तार है कि विस्तार की शक्ति है। लेखक क्या अनुभव कर रहा था कि ये प्रकृति में शक्ति का विस्तार है या विस्तार की शक्ति, इस प्रकार से लेखक अनुभव कर रहा था। तीनों तरफ क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही है नहीं। मतलब लेखकों को ऐसा अनुभव हो रहा था कि इस पानी का कोई अंत है ही नहीं, चारों तरफ पानी पानी फैला हुआ था। तीनों ओर के क्षितिज को मतलब आंखों में समेटता मैं कुछ देर भुला रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। इस प्रकार लेकर सोच रहा है कि मैं कोई यात्री हूँ या दर्शक हूँ या कोई जीवित व्यक्ति हूँ। इस प्रकार वो लेखक अनुभव कर रहा था। उस दृश्य के बीच में मैं जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी गिर गई थी। जो लेखक था जिस चट्टान पे ऊपर खड़ा था तो देखते ही देखते वो चट्टान थी वो भी पानी से चारों तरफ से क्या हो गई थी, घिर गई थी। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैं एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टान पर होता हुआ किनारे पहुंच गया। मतलब समुद्र के किनारे वो पहुंच गया था। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। क्षितिज किसको कहा जाता है? जहाँ आकाश और धरती मिलते हुए से दिखाई देते हैं। कि पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था, मतलब पश्चिम दिशा में सूर्य वो ढल रहा था और धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा और दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत में का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूं। लेखक क्या सोच रहा था कि सूर्यास्त हो रहा था तो लेखक उस सूर्यास्त का दर्शन करना चाहता था। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी, अर्थात सूर्यास्त हो रहा था, पश्चिमी दिशा में उस ओर जा रही थी। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। जो मिशनरी युवतियां थी लेखक के आगे चल रही थी, वो किस विषय पर चर्चा कर रही थी? मोक्ष के विषय पर चर्चा करती हुई जा रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। अर्थात लेखक के मन में आया कि मोक्ष किस प्रकार मिलता है, उसका रहस्य जानने के लिए लेखक भी उनके पीछे पीछे चलने लग गया। यूं ही उनकी बातों से कई रहस्यमय आकर्षक उनके युवा शरीरों में था और पीले रेत की पृष्ठभूमि में उनका लबादों के हिलते हुए स्याह सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। ये वह सेंड हिल था, सेंड हिल पहाड़ी थी जिसकी चर्चा में वह पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सेंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 युवतियाँ, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपी वाले व्यक्ति वो सेंड हिल पे थे। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। मतलब क्या कर रहे थे? वो सूर्यास्त के दर्शन कर रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में के बेरे उन्हें सूर्यास्त के समय काफ़ी क्या कर रहे थे? वो कॉफ़ी पिला रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से सेंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ क्या किया था? विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरफ उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरी युवतियाँ वहाँ आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई और उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह उनसे कुछ दूर का एक रंगीन बिंदु में ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रख सका था। लेकर क्या करा कि उन ज़्यादा देर तक उनको स्थिर नहीं रख सका। सेंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सका था। सूर्यास्त को लेकर क्या कर रहा था? पूरे विस्तार से उसे देखा जा सकता। इसके लिए मैं कुछ देर सेंड हिल पर रुक कर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। ये रेत
पर ये रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता हुआ पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा और एक और टीला था। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीलों को पार किया। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। मतलब लेखक कि जो पैर थे वो तो पूरी तरह से थक गए थे, लेकिन लेखक का मन था वो मतलब थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता था कि शायद अब एक ही टीला और है। मतलब बहुत सारे टीले थे और लेखक उन टीलों को देख रहा था और लेखक ने क्या महसूस किया कि अब शायद हो सकता है कि एक टीला और बचा है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी। जैसे ही वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठकर, लेकर क्या कहता है कि मैं अब टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सैर किया। मतलब लेकर क्या कहता है, उस चोटी को पहली बार उस चोटी पर मैंने पहली बार सैर किया था। पीछे दाएं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियल के झुरमुट नजर आ रहे थे। मतलब पीछे दाईं तरफ क्या नजर आ रहे थे, नारियल के झुरमुट नजर आ रहे थे। जो नारियल के पेड़ थे वो नजर लेखक को आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रत्ती के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें हो। इस प्रकार लेखक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। पश्चिमी तट के साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, भीड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सूर्य था वो पानी की सतह तक पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीले रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक, मिट्टी थी वो किस तरह चमक रही जैसे अभी भी उसका निर्माण करके उसके वहाँ उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लेखक क्या कर रहा है कि मैंने दूर तक जो मिट्टी थी उस पर जो पैरों के निशान थे उनको देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उस निशानों से टूटा। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेत का कुंवारापन था वो लेखक के पैरों से पहली बार टूटा हो, निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। मतलब लेखक के मन में एक उदासी भी घिर आई थी कि सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। अर्थात जो सूर्य था वो पूरी तरह से अस्त हो गया था। सूर्य था वो पूरी तरह से अस्त हो गया था। पानी पर दूर तक सोना ही सोना डूब गया। मतलब उसकी जो सुनहरी किरणें थी वो उस पानी में ऐसे फैल गई जैसे किसी ने सोना उड़ेल दिया हो। इस प्रकार से वो सूर्य का जो सुनहरी किरणें थी वो लग रही थी। वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव। मतलब क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा था। सूर्य अस्त हो रहा था ना, तो बार बार में उसमें परिवर्तन हो रहा था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी का अर्थ होता लाचारी में, बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा हो। और सूर्य इस प्रकार लग रहा था जैसे कोई मजबूरन होकर पानी में डूबता हुआ जा रहा हो था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और सूर्य लेखक के देखते देखते ही वो सूर्य था पूरी तरह से डूब गया था। और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था सुनहरी किरणें थी, वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा था। तो अब किरणें कैसे हो गई थी, सूर्य की लाल हो गई थी। कुछ क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे, मतलब वो लाल किरणें थी वो कैसे हो गई, बेजनी, और बेजनी से फिर काला पड़ गया। फिर मतलब पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। तो सूर्य अस्त हो जाता है, अंधेरा, तो चारों तरफ क्या छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों के टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी। मतलब टहनियाँ थी वो हवा में उठ रही थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी। मैं हवा भी अपनी स्थिति में पहले की तरह ही क्या कर रही थी, गूंज रही थी। पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ भीजता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देख रहा था। हाथ पैर पटकना मतलब कोशिश करना। लेकर क्या कर रहा था, हाथ पैर पटक कर अपने कोशिश कर रहा था।
अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना। लेखक को अचानक ये महसूस हुआ कि अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना। लेखक क्या कहता है कि मुझे अचानक ये भी ख्याल आ गया कि मुझे वापस भी जाना। इस ख्याल से ही मैं शरीर में कपकपी भर गई, अर्थात उसका शरीर था जब जैसे ही लेखक को पहले, क्योंकि वो प्रकृति के सौंदर्य में खोया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे ये महसूस हुआ कि मुझे तो वापस लौट करके जाना है, इस प्रकार का ख्याल आते ही लेखक का शरीर था वो कांपने लग गया था। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, मतलब वो पहाड़ी पर खड़ा था, उसकी ओर देखा। वहाँ स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे, मतलब अंधेरा छा गया इसलिए थोड़ा थोड़ा धुंधलापन नजर आ रहा था। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, मतलब लेकर क्या कहता है कि मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था पूरी, क्योंकि अंधेरा हो गया था इसलिए पूरी तरह से उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। मेरे और उन रंगों के बीच छा पड़ती रेत के कितने ही टीले थे, अर्थात लेखक क्या कहता है कि उन रंगों के बीच छा पड़ती रेत के कितने ही वहाँ पे टीले थे। मन में डर समाने लगा, लेखक को डर भी लगने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को को पार कर जा सकूंगा। अर्थात प्रश्न कर रहा है लेखक कि इतने सारे टीले हैं और अंधेरा भी हो गया, इसलिए मैं इन टीलों को कैसे पार कर सकूंगा, इस प्रकार से वो प्रश्न कर रहा है। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, लेकिन कुछ कदम वो उस तरफ मतलब उन टीलों की तरफ भी बढ़ा था, क्योंकि टीले बहुत ज़्यादा थे, बढ़ा भी पर लगा कि नहीं। फिर वापस वो पीछे हट गया। उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। लेकर क्या सोचने लगा कि मैं इन रास्तों से जाऊंगा तो मैं इन मिट्टी के टीलों में क्या हो जाऊंगा, खो जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल में, मतलब लेखक कहाँ उतरा हुआ था, केप होटल में रुका हुआ था, इसलिए वो क्या कहता है कि मैं समुद्री रास्ते से की तरफ से जाऊंगा तो केप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, लेखक को निर्णय था, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और रात भी हो रही थी, इसलिए लेखक को ये जो निर्णय था वो तुरंत ही करना था। इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। तट का अर्थ होता किनारे की तरफ फिसल गया, क्योंकि वो रेत के टीले पर खड़ा था, लेकिन वो समुद्र के किनारे की तरफ वो क्या हो गया, फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूल रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों के रेत देखी थी। सुरमई, खाकी, मतलब ये मिट्टी के प्रकार है, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, इस प्रकार की मिट्टी थी। मगर जैसे ही रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी नहीं कहीं की रेत में नहीं देखे। अर्थात जो वहाँ पे कौन कौन से रंग थे, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, ये रंग थे, लेखक ने पहली बार ही देखे थे, कभी इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे, मतलब कितने ही बिना नाम के रंग। नाम का भी जो जिसका कोई नाम नहीं होता उससे कहा था। वे एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग के कई कई रंगों की झलक लिए हुए थे। काली गठा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से उन रंगों की जितने तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते, सम्मिश्रण में मिला हुआ जा सकते थे, वे सब वहाँ थे। और उनके अतिरिक्त में बहुत से रंग थे, मतलब इसके भी बहुत सारे रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मतलब अनुभव लेखक था, वो सब रंगों का करना चाहता था मिट्टी के, तो लेखक ने क्योंकि वो बहुत सारी मिट्टी के रंग थे इसलिए उसने क्या किया, थोड़े तो हाथों में लेके छुआ और थोड़े पैरों से उसने क्या किया, मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। ये सोचकर कि फिर किसी दिन आकर मैं उस रेत को बटोरूंगा या ले जाऊंगा, मैं उदास मन से वहाँ से आगे चल। लेखक वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन अंधेरा हो गया था, क्योंकि वहाँ का दृश्य इतना सुंदर था कि लेखक का मन नहीं कर रहा था जाने के लिए, लेकिन अंधेरा हो गया था इसलिए लेखक को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ रहा था। तो लेखक उदास हो गया और उसने कहा कि फिर मैं कभी आऊँगा और इस मिट्टी को क्या करूँगा, लेकर जाऊँगा, जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी है मैं उसको लेकर जाऊँगा। इस प्रकार लेखक सोच रहा था कि समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तो शाम हो गई थी, इसलिए समुद्र में भी शाम होते होते समुद्र में भी क्या हो जाता है, पानी की लहरें वो ऊपर बढ़ जाती हैं। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही। तट मीन्स किनारे की चौड़ाई भी धीरे धीरे, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी बढ़ रहा था। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मीन्स अचानक मुझे खतरा का एहसास हुआ। मतलब लेखक को क्या महसूस हुआ
ये तो खतरे की निशानी है। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर संभालेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, फिर वापस क्या किया, लेकिन सोचने लगा कि मैं रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना भी बेकार थी। मतलब अब वहाँ ऊपर जाना बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। लेखक के मन में क्या बढ़ गया था? खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा दो एक और लहरों पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतार कर हाथ में ले लिया। लेकिन ने क्या किया? अपने जूते उतार कर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपने लपेट में लेना चाह रही थी। और लेखक एक तरफ मतलब लहर से बचने के लिए क्या क्या दौड़ा, जैसे ही वह, और उसे ऐसा लगा कि वो लेखक को अपने चपेट में ले लेगी। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वह वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश भी की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच भी आ गई, मतलब थोड़ी सी चोट भी आ गई लेखक को, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उससे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरह पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। लेखक का मन है भाई पानी की तरफ बढ़ाने का उनको, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था समुद्र में, इसलिए लेखक का पांव बढ़ाने का साहस नहीं हुआ। मैं चट्टानों की नोक पर पैर करके क्या किया उसने रख था कि किसी तरह से ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया। अर्थात प्रकृति क्या कर, लेखक को क्या महसूस हुआ कि प्रकृति है वो मेरे साथ क्या कर रही है? मजाक कर रही है। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। मतलब लोगों को देखा चारों तरफ और वो रास्ता भी दिखाई दिया, तो लेखक के मन में जो डर था वो क्या हो गया? धीरे धीरे कम हो गया। और वो लेखक को किस प्रकार महसूस, अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस वो करने लग गया था, क्योंकि डर था वो उसका निकल गया था। इसलिए डर निकलने के बाद में वो अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। रात के पोटल का लौन अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टॉर्च जलता बुझता एक आदमी, मतलब एक आदमी नीचे खड़ा था। वो कभी टॉर्च को क्या कर रहा था? जला रहा था, कभी क्या कर रहा था? उसे बुझा रहा था। दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मंदीप की सी रोशनी, मतलब मंद क्या थी? जहाज की एक, वो कौन सी? दक्षिण पूर्व दिशा में एक जहाज की मंद रोशनी भी थी। मन बहुत बेचैन था। लेखक का मन था वो बहुत ही बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैं मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ ही रहूँ। लेखक का क्या मन कर रहा था कि इतना प्राकृतिक सौंदर्य था कि लेखक क्या सोचने लग गया कि कई सप्ताह में यहीं रहूँ। पर अपने लेखक भूलकड़पन मन भूलने का स्वभाव की वजह से एक ऐसी हिमाकत करवाए, मैं कि ऐसी कर लिया उसने, ऐसी हिमाकत या गलती कर ली थी कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। मतलब लेखक को क्या लगा कि उसने कोई ऐसी गलती कर ली जिसके कारण उसे तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस, मतलब लेखक क्या किया था? लेखक ने जैसे ही सूटकेस खोलने पर पता चला कि कन्नानौर में 17 दिन रहकर, जो होटल थी कन्नानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे, अर्थात कुछ लिखा था उन्होंने, अपने 80-90 पन्ने लिखे थे, वह वही मेज के दराज में छोड़ आया। भूलकर स्वभाव, मतलब भूलने के स्वभाव के कारण लेखक ने क्या किया? जो कन्नानौर होटल थी उसमें 80-90 पन्ने लिखे थे, वह वही मेज की दराज में छोड़कर आया हूँ। अब मुझे दो में से एक चुनना था। लेखक को लेखक के दो रास्ते हो गए, चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत। मतलब एक रास्ता तो कौन सा था कि कन्याकुमारी का सूर्यास्त, मतलब सूर्यास्त होने उसको देखना, समुद्र तट और वहाँ की रेत, वो मिट्टी को। दूसरी तरफ अपने हाथ में लिखे कागज़, जो शायद अब भी सेवाई होटल की एक दराज में बंद थे। तो ये दो रास्ते हो गए। एक तरफ तो मतलब कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत देखना चाहता था। दूसरी तरफ जो 80-90 पन्ने उसने लिखे थे वो होटल में भूल से छोड़कर आ गया उसको लाने के। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियाँ या
हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता था। कुछ देर में वह एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा। कुछ समय बाद में उन्हें एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा, जो धीरे धीरे पास आता गया। मतलब धीरे धीरे वो गीत के जो स्वर दूर सुनाई दे रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, नज़दीक लेकर के नज़दीक आ रहा था। उस आवाज़ वो धीरे धीरे नज़दीक आने लग गई थी। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में गीत गा रही थी, जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। किसको संबोधित किया गया था? समुद्र के सितारे को। उस गीत को सुनते ही हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के शाम का समय कि सूरमई रंग में रंगी वही आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। मतलब लेखक जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसी आवाज़ जो इतना रोमांचक दृश्य थे, वो लेखक को लग रहा था कि वहाँ से वो जाने नहीं देगी। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था, दिमाग की किसी कोने में अटका, जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया में 7 टाइम टेबल में इनसे जुड़ते जा रहे थे। पहली बस 7:15, मतलब बस का समय था। पहली बस थी वो 7:15 बजे, दूसरी 8:35 पर, तीसरी। थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए। मतलब विलीन में नष्ट हो जाना, या मतलब सुनाई नहीं देना, खत्म हो जाना। विलीन हो गए और मन में केवल हिंसों की चरखी चलती रह गई। अर्थात उनकी जो यादें थी वो चलती रह गई। जो उन्होंने सुना था वो यादें ही अब उनके मन में घूमने लग गई। ग्रेजुएट नवयुग मुझे बता रहा था। ग्रेजुएट किसको कहते हैं? जो बीए पास होता है। ग्रेजुएट नवयुग मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी है। कन्याकुमारी की कितनी आबादी है? 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुग ऐसे हैं। जो 400-500 शिक्षित वो नवयुग ऐसे हैं जो बेकार है। मतलब वहाँ कितने आबादी तो कितनी है? 8,000, और 8,000 में से कम 400-500 शिक्षित नवयुग ऐसे हैं जो बेकार है, मतलब बेरोजगार है। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट, मतलब बीए पास है। उनका मुख्य धंधा नौकरियों के लिए अर्जियां देना। उनका मुख्य धंधा क्या हो गया? नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठ कर आपस में बहस करना, आपस में चर्चा करना। क्योंकि जो बेरोजगार रहते वो पढ़ाई से संबंधित या रोजगार से संबंधित क्या करते रहते? चर्चा करते रहते। वह खुद वहाँ फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे, और जो नवयुवक थे वो भी छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। हम लोग सीपियों का गुद्दा खाते हैं। वो क्या खाते थे? सीपियों का गुद्दा खाते थे और दार्शनिक सिद्धांतों पर क्या करते थे? बहस करते। ये नवयुवक ने लेखक को बताया। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती है कि मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुद्दा मुँह में डाल लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखर स्याह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। पहले तो सूर्यास्त हो रहा था, सूर्यास्त का लेखक ने वर्णन किया है। अब क्या हो रहा था? स्याह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। अर्घ दे रहे थे, वो देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की क्या पिला रहे? कॉफ़ी पिला रहे। सूर्योदय हो रहा था, इसलिए मेहमानों को जो होटल में रुके हुए थे गेस्ट हाउस में, उनको वो जो बेरा था वो क्या पिला रहा था? कॉफ़ी पिला रहा था। 2 स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। और वो जो नवयुवतियाँ थी उस स्थानीय थी, वो उन्हें टोकरियों से शंख और मालाएं दिखा रहे थे। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनाक्यूलर से सूर्य दर्शन, मतलब जो सूर्य उदय हो रहा था उसके दर्शन भी वो कर रहे थे। मेरे साथ ये मोहल्ले में के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कंडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग थी। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं था। जो नाव चला रहा था उस तरफ जाने के लिए वो तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ तूफान आ गया था समुद्र में। इसलिए
बहुत कहने पर, लेकिन क्या किया हमने, बहुत उससे कहा, कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए, मतलब वो किसी प्रकार से वो राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चला, मतलब घाट की तरफ उसे ले गया। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था, लेकिन क्या कर रहा कि वो जो, क्योंकि वो मना कर रहा था पहले से, रास्ता क्योंकि वो खतरनाक था, और वास्तव में लेखक ने देखा कि वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा लेखक था, जिस रास्ते से आया वो भी रास्ता खतरनाक था, लेकिन उससे ज़्यादा वो खतरनाक ज़्यादा था। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उड़ जाती थी कि लगता था कि नीचे आने तक ज़रूर उल्ट जाएगी। और लेखक को कैसे लग रहा था कि जैसे जैसे नाव कभी ऊपर उड़ती कभी नीचे आती, तो ऐसे लग रहा था कि नीचे आते थे वो नाव पूरी तरह से क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए, मतलब किनारे पर आ गए थे, घाट के पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। क्या कह रहा था कि यहाँ पे आत्महत्याएं बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने सरसरी और तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया था। लेखक ने क्या किया, आश्चर्य प्रकट किया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था, मेरे उन बातों से इंटरेस्ट नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी, वो तो उसके बारे में सोच रहा था लेखक कि नाव जा रही है और हम घाट पर पहुंचना, उन दोनों के बीच में कितना फासला है ये सोच रहा था, उसकी बातों में वो ध्यान नहीं दे रहा था। एक लहर से नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उल्टते उल्टते पल बची, मतलब उल्टते उल्टते वो बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई, तो और मतलब जो गहरी गहरी लहरें आती है उसको भंवर, समुद्र की लहरें ज़्यादा गहराई में हो जाती है उसको दाखिल हुई, और दूसरी तरफ से निकल आई, मतलब उस भंवर में बीच में फंस गई नाव और वो उसमें फंस करके दूसरी तरफ से वो निकल आई। इससे पहले कि मल्लाह उससे संभाल पाता, मल्लाह किसको कहते हैं, जो नाव चला पाता, वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर, क्योंकि भंवरें उड़ती है बड़ी बड़ी उसमें नाव के अंदर, समुद्र के अंदर दाखिल होकर घूम गए। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में अपने आप को मल्लाहों की कोशिश से, मैं नहीं कर सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छू कर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने क्या किया था, कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। फिर वापस वो उसी बात पे आ गया जो नवयुवक था। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। ये भी वहां पहुंच जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए जिस रास्ते से पहले ले गया था। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई बार नाव के पाल और कंडल के पंख एक से चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर थी, मतलब तीसरी बस थी वो 9:40 पर थी। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कन्नानौर लौट गया। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज मिल तो गए, पर तब तक वह चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागजों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना भी शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो शायद उससे कम निराशा नहीं हुई। अर्थात लेखक जिसके लिए आया था उसमें वो जो उसको चाहिए वो चीज़ मिली नहीं, क्योंकि वो रद्दी में ले ली थी जो चौकीदार था उसने, इसलिए लेखक को और अधिक निराशा हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर भी मुझे हुई थी। अर्थात उतनी निराशा उसे हुई जितने, क्योंकि पहले तो बुलकड़ स्वभाव के कारण क्या किया था, वो वहाँ छोड़ के आ गया था, लेकिन फिर वापस वो कोशिश के जैसे तैसे कोशिश करके वहाँ पहुँचा तो उस चौकीदार था उसने उसको रफ में काम में ले लिया, इसलिए उसे लेखक को बहुत अधिक निराशा हुई। ये था आपका पाठ आखिरी चट्टान। आज इतना ही है, कल इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे, पाठ्यगत के प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।